कभी सोचा है कि किसी देश का संविधान सिर्फ नियमों की एक भारी भरकम किताब ना हो, बल्कि उस राष्ट्र का एक नैतिक दिशा सूचक हो, एक मॉरल कंपस? आज हम भारत के संविधान के बिल्कुल इसी नैतिक दिशा सूचक को समझने जा रहे हैं, राज्य की नीति निदेशक तत्व। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये एक बेहतर भारत का विजन है, एक घोषणा पत्र है। चलिए इसे एक और तरह से देखते हैं। क्या हो अगर किसी संविधान में सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट दी गई हो, एक ऐसी लिस्ट जो उसे हमेशा याद दिलाए कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए उसे कौन कौन से लक्ष्य हासिल करने हैं। बस यही तो है भारत के नीति निदेशक तत्व। तो टेक्निकली ये है क्या? देखिए, ये संविधान के पार्ट 4 में दिए गए कुछ आदर्श हैं। इन्हें आप कानून बनाने वालों के लिए एक गाइड बुक की तरह समझ सकते हैं, जो उन्हें हमेशा उन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की याद दिलाती है जिन्हें कोई भी नया कानून बनाते समय दिमाग में रखना ही है। ठीक है, तो इन्हें और गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इनकी तुलना मौलिक अधिकारों से करना, जिनके बारे में हम सब ने सुना है। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते ना, तो इनका असली मतलब और महत्व एकदम साफ हो जाता है। तो पहले बात मौलिक अधिकारों की, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी हमें संविधान देता है। अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है तो कोई भी नागरिक सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने अधिकार की मांग कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं ये निदेशक तत्व। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार इनमें से किसी सिद्धांत पर ठीक से काम नहीं करती तो कोई उसे लेकर अदालत नहीं जा सकता। और यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई अगर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो फिर संविधान में इन्हें रखने का फायदा ही क्या हुआ? चलिए इसी सवाल के जवाब को जरा टटोलते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क तब और भी ज्यादा साफ हो जाता है जब हम इनके स्रोत और मकसद पर नजर डालते हैं। मौलिक अधिकार जो अमेरिका से प्रेरित हैं, वो एक ढाल की तरह काम करते हैं। ये राज्य की ताकत को रोकते हैं ताकि नागरिकों की रक्षा हो सके, इसीलिए इन्हें नकारात्मक कहते हैं। वहीं निदेशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित हैं और ये सकारात्मक हैं, मतलब ये राज्य को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दोनों का लक्ष्य भी अलग है। एक राजनैतिक लोकतंत्र की बात करता है तो दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का सपना देखता है। तो ये जो इतने सारे निदेशक तत्व हैं, इनकी प्रेरणा आती कहाँ से है? इन्हें ठीक से समझने के लिए इन्हें अक्सर 3 बड़ी वैचारिक श्रेणियों में बांटा जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन सी हैं। इनकी आत्मा को, इनके कोर को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर इन सिद्धांतों को 3 मेन फिलॉसफीज में बांटते हैं। हाँ, ये बंटवारा संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन इससे हमें ये समझने में बहुत मदद मिलती है कि इनके पीछे कौन कौन से मूल्य काम कर रहे हैं। तो ये 3 श्रेणियां हैं। समाजवादी, जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर जोर देते हैं। फिर है गांधीवादी, जो गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के आदर्शों पर आधारित हैं। और आखिर में उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो व्यक्तिगत आज़ादी और आधुनिक विचारों को सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की। इनका मुख्य उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक ऐसा राज्य जहां आय, पद और अवसरों के बीच की खाई को कम किया जा सके। इनमें देखिए कैसी कैसी बातें शामिल हैं, जैसे ये पक्का करना कि हर किसी के पास रोजगार का साधन हो, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी मिले, फैक्ट्रियों और उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भी बात सुनी जाए, और देश में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण का स्तर लगातार बेहतर हो। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर। ये सिद्धांत सीधे सीधे महात्मा गांधी के विचारों और सपनों पर आधारित हैं, जिनमें एक आत्मनिर्भर और सशक्त ग्रामीण भारत की तस्वीर हमें साफ दिखती है। इनमें क्या क्या शामिल है? ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना ताकि वो एक छोटी सरकार की तरह काम कर सकें, गांवों में छोटे यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना। और आखिर में आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिद्धांत उदारवाद यानी लिबरलिज्म की विचारधारा को दर्शाते हैं और एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और तर्कसंगत राष्ट्र की नींव रखते हैं। इसके तहत कुछ बहुत बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से पूरी तरह आजाद रखना, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना और दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे हमारा समाज बदला और उसकी जरूरतें बदलीं, समय के साथ इनमें नए सिद्धांत जोड़े भी गए हैं। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। देखिए, दशकों में हमारा संविधान कैसे विकसित हुआ है। 70 के दशक में हुए संशोधनों ने गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे नए निर्देश जोड़े। और फिर ज्यादा दूर नहीं, 2011 में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया सिद्धांत शामिल किया गया। हर बदलाव भारत की बदलती जरूरतों को दिखाता है, जो साबित करता है कि यह टू डू लिस्ट एक जीवंत दस्तावेज है। तो हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आते हैं कि अगर इन्हें लागू नहीं किया जा सकता तो इनका असली महत्व क्या है? इनका महत्व कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसका ज़मीर है। संविधान का आर्टिकल 37 खुद कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये किसी भी सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। कोई भी सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर में उन्हें अदालत को नहीं बल्कि देश की जनता को जवाब देना होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सिद्धांत हमारे राष्ट्र के लिए एक मंजिल तय करते हैं। ये एक ऐसे भारत का सपना दिखाते हैं जहां सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हो। ये एक सच्चे कल्याणकारी राज्य का घोषणा पत्र है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये निदेशक तत्व जो हमारे संविधान की अंतरात्मा हैं, क्या वे आज सिर्फ किताबों में लिखे शब्द बनकर रह गए हैं, या वे आज भी हमारे राष्ट्र की नीतियों को रास्ता दिखा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।